हेलो एंड वेलकम टू पाथ फाइंडर। तो जो दोस्त मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है एंड यहाँ पर आप मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल देख सकते हैं, जहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। एंड द बॉटम राइट ऑफ द स्क्रीन यहाँ पर मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी_किंजल। तो दोस्तों आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यकीन मानिए बहुत ही वेल रिसर्च टॉपिक है। तो इसमें मल्टीपल टॉपिक्स, मल्टीपल सोर्सेज को कवर किया गया है, ओआरएस के जर्नल से लेके मेडिकल हेल्थ के मैगजीन्स तक को एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को भी। तो उसके बाद फाइनल आपको उसका निचोड़ इसमें मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो यकीन मानिए बहुत ही वेल रिसर्च्ड है, बट थोड़ा सा लंबा, थोड़ी सी लंबी क्लास ये हो सकती है। पर्पस क्या है? देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एसए के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो टॉपिक है यहाँ पे कि भाई ऐसा क्यों होता है, पैंडेमिक्स वेव्स में आते हैं। क्या ऐसा सच है कि सारे पैंडेमिक वेव्स में आते हैं? नहीं, पर काफी पैंडेमिक्स हम हिस्टोरिकली देखेंगे कि कैसे वो वेव्स में आए हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, और फिर हम कोविड-19 की बात करेंगे। क्या कोविड-19 वेव फिनोमिना शो किया है? तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखेंगे, इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे, और फिर हम जानेंगे क्यों सेकेंड वेव कोविड-19 का इतना डेडली है ना, इतना जानलेवा साबित हुआ भारत के लिए। तो कहां हम चूक गए, क्या गलती हमसे हो गई? तो आज उन सब पर मंथन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, अंत तक देखना है, चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो लाइक करके जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आइए हिस्टोरिकली देखते हैं पैंडेमिक्स की क्या तरीका रहा है, कैसे वो स्प्रेड किए हैं, हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं इनकी। तो देखिए 165 एडी के आसपास फैली थी एंटोनिन प्लेग। तो यदि इस प्लेग की बात करें तो ये रोमन एम्पायर में फैली थी। वो जब, क्योंकि देखिए अपने पास जो प्लेग का डेटा है वो डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल से आता है, तो रोम का कुछ डॉक्यूमेंटेड आर्टिकल्स हैं जहां से हम ये प्लेग के बारे में आज जानते हैं। तो एंटोनिन प्लेग अगर आप देखें तो रोमन एम्पायर में फैली थी 165 एडी में, और 15 साल तक लगभग फैली, यानी 180 एडी तक। तो बहुत फेमस रोम के एम्परर हैं थे मार्कस ऑरेलियस, जो आप फोटो में देख सकते हैं। कहा जाता है इनका भी निधन इस प्लेग के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट प्लेग अगर हम देखें दोस्तों बहुत फेमस है ब्लैक डेथ। तो ब्लैक डेथ भी अगर आप देखें तो ये 1347 एडी से लेकर 1350 एडी तक चली एंड 4 साल लगभग चली ये प्लेग। और इस दौरान मल्टीपल वेव फिनोमिना इसने शो किया 4 साल में। उसने भी, एंटोनिन प्लेग ने भी 15 साल में काफी वेव फिनोमिना शो किया, मल्टीपल वेव्स में स्प्रेड की। वैसे ही आप देखें तो ब्लैक डेथ भी मल्टीपल वेव्स में स्प्रेड की, कुछ एशिया से आती है एंड एशिया से आने के बाद वेस्टवर्ड यूरोप में एंटर करती है, और अक्रॉस यूरोप अलग अलग टाइम पे आप देख सकते हैं, अलग अलग कलर से मैप में देख सकते हैं, वो स्प्रेड करती है। तो अलग अलग टाइम में अलग अलग लोगों को फैलाती है एंड वेव की तरह ये भी फैलती है। वैसे ही और भी कई पैंडेमिक्स है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं 1831 टू 1837 इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक फैलती है यूरोप में 3 वेव्स में, 31, 33 और 37 में, 6 साल के अंतराल में। यानी रशियन फ्लू 1889 में आती है और करीबन 3.5 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को बस 2 साल में उनकी मौत होती है। इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक आता है 1899 में, लगभग 5 साल लास्ट करता है और ब्रिटेन के 1 लाख लोग मारे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस प्लेग अगर आज के टाइम में जब हम कोविड के कंटेक्स्ट में कोविड को समझना चाहते हैं तो एपिडेमोलॉजिस्ट जो एपिडेमिक्स के बारे में पढ़े उनको क्या कहेंगे? एपिडेमोलॉजिस्ट। तो यदि एपिडेमोलॉजिस्ट की बात करें तो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो प्लेग जिसकी वो स्टडी करते हैं, या फिर जिस पैंडेमिक जिसकी वो स्टडी करते हैं, वो है 1918 H1N1 इन्फ्लुएंजा या फिर स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू डेथ को सबसे ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं क्योंकि मॉडर्न है, हाल फिलहाल की बात है और रियल सेंस में ये पैंडेमिक थी, ग्लोबल लेवल पे फैली थी। नंबर 1। नंबर 2, 1918 मॉडर्न टाइम्स होने की वजह से प्रॉपर बुक कीपिंग हुई है, तो हमारे पास अकाउंट्स हैं कितने लोग कहां पर मारे गए हैं। क्रूड अकाउंट से जाहिर सी बात है बहुत सोफिस्टिकेटेड डेटा तो नहीं है, पर काफी हद तक डेटा है। तो अगर यूके का देखें तो यूके में आप देख सकते हैं 3 वेव आप देख सकते हैं। थर्ड वेव यूके में थोड़ी कम थी, बट ग्लोबली आप देखें तो सेकेंड वेव फर्स्ट वेव से बहुत बड़ी थी, थर्ड वेव सेकेंड वेव से भी बड़ी थी अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो। वर्ल्ड ओवर ये 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करती है। स्पेनिश फ्लू, सोचिए उस टाइम की वर्ल्ड पॉपुलेशन कितनी थी, उसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोग इन्फेक्टेड होते हैं
स्पेनिश फ्लू से, और करीबन 5 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत भी इस फ्लू से हो जाती है। एंड हर वेव में पिछले वेव के मुताबिक कंपैरिजन में ज्यादा लोगों की डेथ भी होती है और ज्यादा लोगों में ये फैलता भी है। स्पेशली आप अगर देखें तो 1918 अगर आप देखें तो 1918 के बाद ये प्लेग में एक नया स्ट्रेन इमर्ज होता है, जिसके बाद ये फ्लू बहुत प्लेग बार बार कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, इस फ्लू में, इस वायरस में, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस में एक नया स्ट्रेन इमर्ज होता है जो कि बहुत तेजी से फैलता है और बहुत लोगों को अपने चपेट में ले लेता है। तो ये बहुत ही, आज भी कोविड को जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इसी फ्लू को एज अ मॉडल लेकर चल रहे हैं, और कहा जा रहा है हो सकता है कि कोविड भी, थर्ड वेव भी उसकी देखने मिले आने वाले दिनों में। तो वैसे आपको एक बात बता दूं, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। स्पेनिश फ्लू स्पेन में नहीं फैली थी, उसकी ओरिजिन स्पेन से नहीं हुई थी। ये स्पेन में इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था 1918, और ये वर्ल्ड वॉर का टाइम था, तो स्पेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करती है स्टार्टिंग में, तो इस वजह से स्पेन में प्रेस सेंसरशिप नहीं थी, तो वहां पे न्यूज छपती है फ्लू की, इसलिए नाम पड़ जाता है स्पेनिश फ्लू। अदरवाइज बाकी कंट्रीज, जर्मनी से लेके अलाइड पावर, सबके यहाँ ये प्लेग फैल रहा था, बस प्रेस सेंसरशिप थी तो ये न्यूज में नहीं था, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है स्पेनिश फ्लू। और ये एक बहुत ही रिमार्केबल फ्लू है जो कि दुनिया को अपने चपेट में ले लेती है। इसके सिवा और भी कई पैंडेमिक्स रहे हैं, आप देख सकते हैं 1889 ऑनवर्ड्स टेबल के फॉर्म में आपको दिया है 2019 तक। तो लास्ट के जितने भी प्लेग्स आप देखेंगे ना, यूजुअली 2 साल चले हैं, 77 से 78, 68 से 69, 2002 से 2003, 2009 से 2010, और कुछ लोग कहते हैं कोविड 2019 के अंत में पहला केस आता है, तो 2020-2021 तक चल सकती है अगर यही डेटा रहा तो। और एक तो है ही चाइना से मेजॉरिटी आप देख सकते हैं इमर्ज हो रही है। तो ये पैंडेमिक्स वेव वाली फिनोमिना शो कर रहे हैं, हमेशा से शो करते आए हैं। सारे पैंडेमिक्स क्या वेव फिनोमिना शो करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, पर मेजॉरिटी जरूर करते हैं। कोविड-19 की बात करें तो आप देख सकते हैं यूएस में भी ये वेव फिनोमिना शो की है। तो आप देखिए पहली मई 2020 में एक पीक हिट किया था इसने, और सेकेंड में प्लेटू कर रही थी, तो उसी वक्त माइनर पीक है, लेकिन ये वेव नहीं कह सकते। दूसरी वेव की दूसरी पीक आई है 2021 में, कुछ फरवरी के आसपास, है ना। ईरान देखें आप, तो ईरान भी कुछ ऐसा ही आपको शो करेगी। तो पहला ये कंट्रोल कर रहे हैं, प्लेटू, पहला पीक आता है, कुछ 14,000 आप देख सकते हैं केसेस रजिस्टर हुए, न्यू कंफर्म्ड केसेस। एंड वहीं आप देखें तो 2021 में, नवंबर 2020 में, और ये अप्रैल के आसपास, अप्रैल मिड में आप देखो तो 20,000 की संख्या पार होती है। एंड सेकेंड वेव आप देख सकते हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आप देखें तो जो पहला केस आता है वो 30 जनवरी 2020 को आता है। उसके बाद पहला वेव शुरू हुआ, लॉकडाउन हम कॉल कर देते हैं। लॉकडाउन कॉल करने के बाद थोड़ा स्लो ग्रो होता है, उसके बावजूद ये लगभग 1 लाख केसेस टच कर जाता है 16 सितंबर 2020, टेक्निकली 97,894, और उसके बाद कम होना शुरू हो जाता है, 1 लाख नहीं छूता है। फिर क्या होती है, 2020 निकलती है, लोग कहते हैं 2020 एक दर्दनाक साल खत्म हुआ, 2021 अच्छा होगा। फिर क्या होता है, ये देखिए, ये डेटा 4 अप्रैल की है। अभी रिसेंट लास्ट आप देखें तो 4 लाख, यानी कुछ 4 गुना इसकी इतनी होगी। तो ये 4 अप्रैल है, 4 मई तक ये 4 लाख की मात्रा को टच कर गई थी, और उसके बाद अभी लेटेस्ट देखें तो थोड़ी सी कम, कुछ 365 है, 3,65,000 है इस वक्त। यानी कि आप देख सकते हैं इंडिया में सेकेंड वेव काफी तेजी से फैली है, बहुत कम टाइम में फैली है। आप देखें 30 जून से लेकर 16 सितंबर कितना टाइम लगा, 110 दिन। यहां पर आप देखो सेकेंड वेव का पीक आया है लगभग 90 दिन में, और पीक भी कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा, आप देख सकते हो, आपको दिखेगा। तो ये आप देखें यहां पर, तो ये आप अगर देखें यहां पे, तो सेकेंड वेव इंडिया में क्लियरली आपको आती हुई तो दिख ही रही है।
इसी के साथ साथ दोस्तों आपको मैं बता दूं, तो कोविड-19 की अगर मैं फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव की कंपैरिजन करूं, तो इंडिया पहली कंट्री वर्ल्ड में बनी जो 4 लाख न्यू केसेस पर डे मार्क को टच कर चुकी है इस सेकेंड वेव में। टोटल पॉजिटिविटी रेट अगर आप देखें तो इसी सेकेंड वेव में 18.5% थी, यानी जो लोग चेक करा रहे हैं उसमें कितना लोग पॉजिटिव प्रूवन हो रहे हैं, तो 18.5% थी। ये फर्स्ट वेव में 9.5% थी, यानी काफी ज्यादा है। साथ साथ आप देखें तो इस बार जो परसेंट ऑफ पेशेंट्स है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, बाहर से ऑक्सीजन चाहिए, वो 55% करीब है, 54.5% टेक्निकली, एंड ये कितनी ज्यादा है, 13.4% ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर। यानी कि बाय ऑल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ये सेकेंड वेव ना तो सिर्फ और सिर्फ आप देखो तो नंबर्स में ज्यादा है, बल्कि आप देखो तो ये काफी ज्यादा डिवास्टेटिंग भी रही है, इन द सेंस काफी लोगों को तकलीफ भी पेशेंट्स को ज्यादा हुई है ऑक्सीजन से लेके हर चीज में। तो आईआईटी के एक मैथमेटिकल मॉडल है, उनका जो डिवाइस किए हैं उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया की जो टोटल केसेस हैं वो पीक हिट करेगी कुछ मई के मिड में, जब 33 to 35 33 से 35 लाख टोटल एक्टिव केसेस होंगे। अभी जब ये वीडियो बन रही है इस वक्त आज की तारीख में ऑलरेडी 34 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस इंडिया में है, तो ऑब्वियसली ये बात इससे ज्यादा ही होगी, कम नहीं होने वाली है। तो हम आने वाले दिनों में मे भी 35 लाख ना सही, उससे काफी ज्यादा नंबर हिट जरूर करने वाले हैं, ऐसी संभावना लग रही है। चलिए, तो दोस्तों कोई भी पैंडेमिक अगर आप देखें तो अब जब आप कोविड-19 इंडिया में फर्स्ट वेव सेकेंड वेव समझ चुके हैं, तो हमें देखना है वेव पैटर्न होता क्यों है। तो उससे पहले कोई भी नॉर्मल पैंडेमिक आइए उसको समझते हैं। तो आप WHO के मुताबिक कोई भी पैंडेमिक आप देखें तो उसको आप कुछ इन फेजेस में बांट सकते हैं। पहला फेज होता है फेज 1 2 3, जो कि बड़ा लंबा फेज होता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता यूं है कि ये जो भी इन्फेक्शन है ये प्रिडोमिनेंटली एनिमल इन्फेक्शन है। जैसे आप कोविड की ही बात करो तो कोविड के अलग अलग रूप हैं। अभी जो कोविड फैल रहा है नोवेल कोरोना वायरस, कोविड-19 के नाम से जो जाना जाता है, तो ये कोविड देखे तो किसमें होता था, चमगादड़ में होता था, बैट में होता था। तो प्रिडोमिनेंटली फेज 1 2 3 में ये इन्फेक्शन एनिमल इन्फेक्शन होती है, एंड ह्यूमन इन्फेक्शन फ्यू होते हैं। बहुत रेयर होता है इंसान को वो बीमारी हो जाना, यानी प्रिडोमिनेंटली वो एनिमल इन्फेक्शन है। फिर क्या होती है, फेज 4 आती है। उसमें क्या हो जाता है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन अब होना शुरू होता है। एंड जब ये शुरू होता है तो अचानक से आप देखोगे कर्व तेजी से ऊपर भागता है, और फेज 5 to 6 एक बार इंसान से इंसान में होने लग गया तो वो पैंडेमिक जल्दी हो जाता है, और फेज 5 to 6 स्टेज आ जाती है, फेज 5 to 6 आ जाती है, जिसमें वो इन्फेक्शन पैंडेमिक बन चुकी है। एक बार पैंडेमिक बन गई, उसके बाद क्या होती है, पोस्ट पीक स्टेज, यानी पीक हिट किया है, इसके बाद क्या हो रहा है ये, इसके बाद आप देखोगे तो रिकरेंट इवेंट्स होती है। अब क्या हो रहा है, ये वेव्स में आती है, कम हुई, फिर दूसरी पीक, तीसरी पीक, चौथी पीक, तो अब क्या होगा, ये वेव्स में फैल रही है, रिकरेंट इवेंट्स होते हैं। यानी 2 साल का जो आपने फेज देखा, किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, कुछ पैंडेमिक्स तो 15 साल, तो 15 साल तक रिकरेंट इवेंट्स होते रहते हैं। तो उस प्रकार से ये रिकरेंट इवेंट्स होते रहते हैं। उसके बाद फाइनली आता है पोस्ट पैंडेमिक फेज। ये क्या होता है दोस्तों, तो इस फेज में आप देखेंगे तो ये बीमारी जो दुनिया को डरा के रखी थी, अब ये एक सीजनल बीमारी हो जाती है। आपने देखा होगा, शायद आपको अगर बचपन याद हो, थोड़े बड़े हो, तो सार्स एक पैंडेमिक फैली थी हमारे बचपन में। तो उस वक्त क्या हुआ था, ये कह सकते हैं पहली पैंडेमिक थी जो मुझे अपने होश में याद है। तो इस पैंडेमिक के बाद क्या हुआ, सार्स हर 2-3 साल में ठंड में आती है जाती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आई थी तो बहुत लोग मरे थे, सिंगापुर में, है ना। वैसे ही आप देखो तो हांगकांग में एंड चाइना के ईस्टर्न भाग में भी देखो काफी लोग उससे मरे थे। तो पहला पैंडेमिक था जिससे दुनिया में लोगों में डर फैला था। वैसे ही आप देखें बर्ड फ्लू, अब क्या है, बर्ड फ्लू पैंडेमिक थी एक टाइम में, स्वाइन फ्लू एक टाइम में पैंडेमिक थी, अब क्या है, सीजनल फिनोमिना है। माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, अभी भी बर्ड फ्लू आती हैं, खास डरने की चिंता नहीं है, लेकिन एक टाइम में वो पैंडेमिक थी, दुनिया उससे संभल के निकल रही थी। लेकिन अब क्या है, सीजनल फिनोमिना है। तो ये क्या है, हर पैंडेमिक का आखिरी स्टेज क्या हो जाती है, वो सीजनल फिनोमिना हो जाती है।
पॉपुलेशन को अच्छे से इन्फेक्ट कर चुकी है, एंटीबॉडीज डेवलप हो चुके हैं, अब कोई टेंशन नहीं है, वो पोस्ट पैंडेमिक स्टेज में जा चुकी होती है। तो अब ये समझने के बाद आइए देखते हैं वेव पैटर्न बनता क्यों है, क्यों ऐसा है वेव फिनोमिना फ्लू पैंडेमिक्स में होने के पीछे, वायरल पैंडेमिक स्पेशली वायरस से जो हो रही है। तो पहला तो कारण है वायरस की म्यूटेशन हो जाती है। जब वायरस की म्यूटेशन हो जाती है तो कई बार वायरस क्या हो जाते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज होने के बाद उनमें ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ जाती है, वो काफी ज्यादा ट्रांसमिशन कर रहे हैं, और इसी बीच जो ससेप्टिबिलिटी है वो भी डिलेड हो जा रही है। यानी क्या हो रहा है कि अब इंडिविजुअल एसिम्प्टोमेटिक होके समाज में घूम रहे हैं, बस समाज में घूम रहे हैं, उनको पता भी नहीं है वो वायरस उनको ऑलरेडी इन्फेक्ट कर चुकी है और वो वायरस फैला रहे हैं इस बीच। और जब फैला रहे हैं उसके बाद कितने लोगों को इन्फेक्ट कर चुके हैं और बाद में उनमें सिम्टम्स आता है, तब तक वो ऑलरेडी काफी लोगों का काम तमाम कर चुके हैं। तो ये हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, कोविड में क्या हुआ, डबल म्यूटेंट काफी न्यूज में रहता है ना, वो बन गया। वैसे ही यूके वेरिएंट, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन, दुनिया भर के स्ट्रेन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। कमाल की बात है चाइना वायरस कोई नहीं बोलता, जबकि यूके वेरिएंट, इंडिया का डबल म्यूटेंट वेरिएंट, इस नाम से सब जानते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर आप देखें तो वो है सीजनल वेरिएशन। इस ट्रांसमिशन में सीजनल वेरिएशन हो सकती है। कोई भी वायरल बीमारी है तो देखिए, जैसे आजकल क्या चल रहा है कि भाई कोविड क्या है, एयरबॉर्न है, तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर सीजन होगा जब वो एयरबॉर्न वायरस ज्यादा इजीली स्प्रेड कर सके, तो सीजनल वेरिएशन हो सकती है। हो सकता है इस विंटर में फैली कोई बीमारी फिर समर में कम फैल रही है, फिर अगले विंटर में वापस फैले, तो कर्व इस प्रकार से वेव फिनोमिना शो कर सकता है। हालांकि कोविड की बात करें तो सीजनल वेरिएशन खास इसमें अब तक जो रिसर्चर्स कह रहे हैं सीजनल फैक्टर कम दिख रही है, क्योंकि कोविड गर्म इलाकों में भी वैसे ही स्प्रेड की है जैसे ठंडी इलाकों में की है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ सीजनल डिफरेंस होगा, लेकिन बाकी पैंडेमिक्स कर सकते हैं, बाकी वायरस जरूर कर सकते हैं। तीसरा हो सकता है बिहेवियरल चेंज। इंडिया में देखें तो मेन कारण यही था सेकेंड वेव में इतना डेंजरस वायरस के बनने का। तो बिहेवियरल चेंज, पीपल, गवर्नमेंट केयरलेस हो जाती है, अब उनको चिंता ही उनकी खत्म हो जाती है, उनको लगता है वायरस ही तो है, ऐसा क्या हो रहा है, खास थोड़ी कुछ है। फिर आप अगर देखें तो इसको हम डिटेल में देखेंगे। फिर क्या हो सकती है कि जो पॉपुलेशन है उसकी इम्यूनिटी कम होती जा रही है, और इस वजह से रिकरेंट वायरस बार बार जब लोगों को इन्फेक्ट कर रही है तो उनकी इम्यूनिटी ड्रॉप कर चुकी है, तो इस बार काफी इजीली पॉपुलेशन इन्फेक्ट हो रही है और बहुत ज्यादा सीवियर रिस्पॉन्स भी बन रहा है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि ये प्रीवियस पैंडेमिक्स में बहुत कॉमन है। वहीं आप देखें तो आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखें तो पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी। तो पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी क्या है, आइए इसको हम समझेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में इंडिया के कंटेक्स्ट में। तो कोविड की ये देखिए मिंट की आर्टिकल है, हाउ कोविड सेकेंड वेव इज हिटिंग इंडियाज अर्बन एफ्लुएंट। तो यहां पर आप देखें तो ये कह रही है कि ये आर्टिकल मैंने एज इट इज आपके सामने लिख दिया है, तो आपको मैं इसका सार सुना देता हूं, समझा देता हूं। तो ये आर्टिकल कहती है, मुंबई की अगर हम बात करें तो जबकि ये आर्टिकल है तब की, तो उस वक्त तक मुंबई में सेकेंड वेव की ही बात हो रही है। तो 1,70,000 हाउस होल्ड्स अगर आप देखो तो वो बिल्डिंग्स हैं जो कि सरकार ने सील किए हैं क्योंकि वहां पे कोरोना वायरस स्प्रेड कर चुकी है। इसकी तुलना में यदि हम स्लम्स की बात करें, झुग्गी झोपड़ियों की बात करें, तो वो बस 1,20,000 स्लम हाउस होल्ड्स हैं जिसको सरकार ने कंटेनमेंट जोन बनाया है। जबकि स्लम्स क्या है, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, और बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड हैं, क्लोज, और स्लम्स में रहने वाले लोगों की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो नंबर ऑफ स्लम हाउस होल्ड्स भी मुंबई में काफी ज्यादा हैं। जिसके बावजूद 1,70,000 हाउस होल्ड्स कौन से हैं, बिल्डिंग के हैं, और बस 1,20,000 स्लम हाउस होल्ड्स हैं। यानी रेशियो की बात करें तो ज्यादा लोग कौन इंपैक्ट हुए हैं, बिल्डिंग्स में रहने वाले। तो ऐसा क्यों हुआ है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास क्यों ज्यादा इंपैक्ट हुई है? तो अगेन रीजन है पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी। तो क्या मतलब है, देखिए सबसे पहले तो जब फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था, फर्स्ट वेव जब आई थी, तो उस वक्त की बात करें तो आप देखिए दोस्तों, तो जब लॉकडाउन लगा था तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास अपना जान बचा सकती थी, वो काम वाम पे नहीं जा रही थी, वो क्या कर रहे थे, वो घर पे बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर ले रहे थे। तो इस वजह से उनको तब तो इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन गरीब क्या किए, स्लम्स में जो काम कर रहे थे उनके पास गुजारा नहीं था, उनको बाहर निकलना पड़ा, और स्लम्स में रहने वालों में
फर्स्ट वेव काफी तेजी से स्प्रेड की। तो फर्स्ट वेव में उनमें काफी में इन्फेक्शन देखने मिली। तो फर्स्ट वेव इंडिया के स्लम्स को क्विकली इनगल्फ कर लेती है और मिड 2020 में एक सीरोलॉजिकल सर्वे में जो डेटा मिलती है उसमें पता चलता है मुंबई के स्लम में रहने वाले आधे से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडीज मौजूद हैं उनकी बॉडी में, यानी उनके शरीर में इन्फेक्शन एक्टिव या पैसिव तरीके से कभी ना कभी हो चुका है, तो शरीर में एंटीबॉडीज हैं। यही बाकी शहर की बात करें तो बस 20% लोगों में है। मतलब कि दोस्तों फर्स्ट वेव में जब ये बीमारी उतनी घातक नहीं बनी थी उस टाइम तक स्लम्स में जो रह रहे थे उनके शरीर में एंटीबॉडीज आ चुकी थी। यही जब सेकेंड वेव आया तो ये घातक रूप लेके आई। इस वक्त ये पॉपुलेशन हेट्रोजेनिटी थी, जो अमीर थे, जो अब तक इस बीमारी से रूबरू नहीं हुए थे, अब उनमें ये बीमारी होती है। तो आइए अब हम डेप्थ में देखेंगे सेकेंड वेव इंडिया में क्यों हुई, सेकेंड कोविड वेव इंडिया में क्यों हुई। तो इसके पीछे देखिए अलग अलग कारण है, सबको मैंने कंपाइल करके एक साथ आपको बता रहा हूं, तो इसको आप हो सके तो नोट डाउन कीजिए अपने नोट्स में भी। तो पहला है लोग और गवर्नमेंट, हम दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट भी और हम क्या हो गए, हम केयरलेस हो गए। स्पेशली जब फर्स्ट वेव के बाद जनवरी फरवरी का टाइम था तो उस वक्त क्या हो रहा था, उस वक्त फोकस था इकोनॉमी को कैसे वापस अपने पैरों पे खड़ा करें। जनवरी फरवरी का आर्टिकल खोलिए, क्या दिक्कत हो रही है, चाइना इस रेट पे ग्रो कर रही है, इंडिया की तो ग्रोथ नहीं है, इंडिया का क्या होगा। तो फोकस किस पे था, इकोनॉमी को अपने पैरों पे खड़ा करना। और हम देख रहे थे जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन होते जा रही है कोविड केसेस कोई इंक्रीज नहीं कर रहे, वो वैसे के वैसे ही हैं, उनमें ड्रॉप हो रहा है। तो हमें एक पक्का रीइंफोर्समेंट आ गई कि हमने कोविड को काबू पा लिया है और कोविड के ऊपर हम जीत चुके हैं। इस वजह से हमने वैक्सीनेशन कैंपेन को क्या किया, दुनिया वैक्सीन दे रही थी, हमने क्या किया, बोला खास अर्जेंट नहीं है, तो वैक्सीनेशन कैंपेन्स को भी फोकस में नहीं लाए हम, तो अर्जेंसी नहीं थी। साथ साथ गवर्नमेंट क्या करती है, जीनोमिक सर्वेलेंस करती है। तो जब गवर्नमेंट केयरलेस हो गई तो WHO कहती है कि जितने भी कंफर्म्ड केसेस आ रहे हैं उसके 0.3% केसेस उनका जीनोम सर्वेलेंस होना चाहिए, जो वायरस है उस वायरस की सीक्वेंसिंग हो और उनको पता करें कि कौन सा कोरोना वायरस का स्ट्रेन लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो इससे क्या होगा, हमें पता चलेगा क्या इंडिया में कोई नया स्ट्रेन तो नहीं आया वायरस का। तो हमने 0.05% ही जीनोमिक सीक्वेंसिंग की, जबकि WHO कितनी कहती है, कितना करना था, 0.3%। तो इंडिया में ये सब विचित्र विचित्र स्ट्रेन घूम रहे हैं, B1.1.7 यूके वेरिएंट, B1.617, N440 के, हमें पता भी नहीं है कि ये भयानक वाले वेरिएंट्स इंडिया आ चुके हैं और एक टाइम ये बर्स्ट करेगा, एक टाइम ये बूम करेगा। हम बस चुपचाप से कंबल ओढ़ के सो रहे थे इस वक्त। फिर क्या हुआ, फिर फरवरी ऑनवर्ड सरकार को पता चला भाई कोविड तो फैल रहा है, तो नए सीरोलॉजिकल जो जीनोमिक सर्वेलेंस के लिए नए लैब्स लगाए गए हैं, 10 से ज्यादा लैब्स हो गए हैं। तो अब 1% से ज्यादा हो सकती है आने वाले दिनों में जीनोमिक सर्वेलेंस। तो इसी बीच आप दोस्तों देखें तो मीडिया, जो कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उसकी भी फोकस किस पे थी, अखबार में, इकोनॉमिक रिकवरी कीजिए, असेंबली इलेक्शंस आ रहे हैं, यहां कौन जीतेगा, वहां कौन जीतेगा। मीडिया सवाल पूछ रही है, लॉकडाउन तो रॉन्ग मूव था, बहुत स्ट्रिक्ट था, लोगों की नौकरी चली गई, लॉकडाउन कर दिया, इकोनॉमी बैठ गई, सरकार जिम्मेदार है ना। लॉकडाउन हुआ, इतने लोगों की जान चली गई भुखमरी से, सरकार जिम्मेदार है। कितनी भुखमरी हुई नहीं हुई इस लॉकडाउन से, गरीबी जरूर आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, पर भुखमरी कह रहे हैं शायद सरकार ने नहीं होने दिया, पर जो भी है। तो मीडिया ये सब सवाल पूछ रही थी, लॉकडाउन रॉन्ग मूव था, तो सरकार क्या हो गई, रिलक्टेंट हो गई, दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाना, फजीहत होगी। सरकार भी क्या बोल रही है, ये देखिए आर्टिकल, ये देखिए क्या छपा है, पीएम मोदी सेव्ड कंट्री विद 130 करोड़ पॉपुलेशन फ्रॉम कोविड-19 बाय टेकिंग टाइमली डिसीजन। जेपी नड्डा लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, तो वो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जब मीडिया कह रही लॉकडाउन गलत है, तो वो कह रहे नहीं, हमने तो जान बचाई लॉकडाउन लगा के, ये कहा उन्होंने। और ये एक एरोगेंस भी दिखाती कि हमने अब कोविड पर काबू पा लिया है, कोविड को हम जीत चुके हैं। क्या ये सच था, मालूम ही नहीं था क्या इनको कि अगला वेव भी आने वाला है। इससे यही पता चल रहा है कि ये तैयार नहीं थे कि अगला वेव भी आएगा, इनको लगा कि ये कोविड पर काबू पा लिए, कोविड को जीत चुके हैं। तो इस वजह से जब कोविड आया तो ये बैकफुट पे थे। वही हुआ,
कंट्रोल स्ट्रैटेजी आप अगर हम देखें तो हमारी बहुत वीक कंट्रोल स्ट्रैटेजी थी। म्यूटेशंस फैल रहे हैं, अलग अलग तेजी से फैलने वाले वायरस, हम तैयार नहीं थे, जीनोमिक सर्वेलेंस नहीं की। हमारे कंटेनमेंट जोन्स कैसे थे? फर्स्ट लॉकडाउन में कंट्रोल याद कीजिए क्या होता था, पूरी की पूरी बिल्डिंग को सील कर दिया जाता था जब वहां पे कोविड होती थी। इस बार क्या हुआ? माइक्रो कंटेनमेंट जोन, बस फ्लोर को कंटेन कर दो। तो इस वजह से वायरस फैल रही थी, हम उस पर काबू नहीं पा पाए, तो हमारे जो स्ट्रेटेजी भी थे बहुत कमजोर थे। तो इन सब वजह से सेकेंड कोविड वेव देखने मिली इंडिया में भी। क्यों ये इतनी डेडली थी, क्यों ये इतनी सिवियर थी? तो पहला तो कारण है कि नए कोविड के स्ट्रेन आ गए थे जो कि बहुत तेजी से स्प्रेड करते थे, बहुत तेजी से इंफेक्शियस थे। B117 यूके वेरिएंट, B1617 डबल म्यूटेंट इंडिया वाला वेरिएंट जिसको कहते हैं, और अब तो आ गया N440K। ये आंध्र प्रदेश में कुरनूल में पहली बार मिला और कुछ पॉकेट्स में पाया गया कि 10 to 1000 टाइम्स मोर इंफेक्शियस है कंपेयर टू नॉर्मल वाला कोविड स्ट्रेन। तो ये सब तेजी से फैलने लगे और इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग कोविड से इंपैक्टेड होने लगे। ये जब संख्या 4 लाख पहुंच गई या उस तरफ मूव करने लगी तो हमारे हॉस्पिटल्स क्या थे? वो इल प्रिपेयर्ड थे, वो इल फंडेड थे, वो अंडर प्रिपेयर्ड थे। देखिए कोविड जब होती है तो लोगों को क्या होता है, नॉर्मल टाइम में इन्फेक्शन होती है, इन्फेक्शन लंग्स में हो सकती है, बाकी ब्रेन, आईज, नोज, हार्ट, ब्लड, लिवर, किडनी कहीं भी हो सकती है, पर लंग्स में मोस्टली होती है। लंग्स में होती है तो जब कोविड इन्फेक्शन होता है तो उसको लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल्स को कॉल किया जाता है। इस दौरान काफी म्यूकस जनरेट होता है, पस जनरेट होता है। इसी दौरान ये पस क्या करती है, म्यूकस क्या करती है, ये जो लंग्स की ब्रीदिंग कैपेसिटी है उसको कम कर देती है। अब ऑक्सीजन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होती है पहले की तुलना में, तो ऑक्सीजन की कमी पेशेंट को महसूस होती है। इसके सिवा कई बार लिवर भी डैमेज हो सकता है, कोविड वायरस किडनीज भी डैमेज कर सकती है, ब्रेन भी डैमेज कर सकती है, इंटेस्टाइन को डैमेज करती है तो डायरिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी देखने मिलती हैं। आंखों को डैमेज करती है तो कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, ब्रेन को डैमेज करती है तो स्ट्रोक हो सकता है, पर सबसे कॉमन क्या होता है, ये लंग्स को डैमेज करती है। और जब लंग्स को डैमेज करती है तो हम ऑक्सीजन अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाते। तो क्या करना होता है पेशेंट को ऐसे केस में? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दिया जाता है, बाहर से ऑक्सीजन दिया जाता है। जब तक वायरस है तब तक दो, उसके बाद वायरस खत्म हो जाएगी तो उसका लंग्स खुद अपने आप रिकवर कर जाएगा और वो नॉर्मल ऑक्सीजन ले पाएगा, है ना। लेकिन अब क्या हुआ, जब 4 लाख पेशेंट रोज रोज नए नए आ रहे हैं तो दुनिया की कोई भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, आप उनको सबको ऑक्सीजन देना, इतने लोगों को ऑक्सीजन देना, इतने लोगों को हॉस्पिटल में बेड लाना, वेंटिलेटर्स लाना, कहां से लाओगे? नहीं ला पाओगे। तो हॉस्पिटल्स अंडर प्रिपेयर्ड थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स कर गया। ये कर्नाटका का डेटा आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए फर्स्ट वेव में 3949 केसेस थे, कितने लोग मरे थे? 139। यहां देखिए अप्रैल मार्च में देखिए 1700 केसेस, यानी इसके आधे कितने लोग मरे? 24 लोग। 21,000 केसेस लगभग, कितने लोग मरे? 150 लोग। जितना पहले 4000 लोगों में, 4000 केसेस में 140 डेथ हुए थे, अब एक साल बाद 21,000 केस में लगभग उतने ही डेथ हो रहे हैं। यानी कि हम कोविड-19 में केस फैटेलिटी रेट देखें तो उतनी ही है या फिर कम हो गई है, लेकिन दोस्तों अब नंबर ऑफ केसेस बहुत ज्यादा हो गए। तो इस वजह से हमारे हॉस्पिटल अंडर प्रिपेयर्ड हैं। तो नॉर्मल टाइम्स में उन पेशेंट्स को तो हम बचा लेते, लेकिन अब डॉक्टर उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हॉस्पिटल्स को जो इंफ्रास्ट्रक्चर एलोकेट करने हैं उन पेशेंट्स के लिए हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, वो पेशेंट्स की जो देखरेख होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। पेशेंट के लिए जो दवाइयां चाहिए थी उस वक्त, है ना, स्टेरॉइड्स अरेंज करना है, नहीं हो पा रहा है। या फिर रेमडेसिविर, कई लोग कहते हैं कि उतना फायदेमंद नहीं है, पर रेमडेसिविर जाहिर सी बात है जो एलोकेट करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी मेन कमी है जो आज भी, क्योंकि इतना बड़ा केस लोड है, हम अंडर प्रिपेयर्ड थे, हम इनको सपोर्ट नहीं कर पाए। तो यही कारण था जिस वजह से सेकेंड कोविड वेव इतनी ज्यादा डेडली हो गई एंड इसको इतनी ज्यादा डेडली हो गई और इसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं इस वक्त। हालांकि अच्छी न्यूज क्या है, अगेन केस की जो संख्या है 4 लाख से कम हो चुकी है, 365 करीब आ रही है और उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में और भी कम हो जाए। पर दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको टॉपिक पूरा कवर कर रही है, तो इसको ध्यान से देखें, इसके नोट जरूर बनाएं, ऐसे से लेके हर जगह आपको ये काम आएगा एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेक श्योर इसको अच्छे से नोट्स वगैरह इसकी बना लें।
जब भी अनअकैडमी पर आए यूज कोड KC10 क्योंकि सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक एंड प्लस दोनों कोर्स अवेलेबल हैं जहां पर आप कोर्सेज ले सकते हैं। अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स अवेलेबल हैं और साथ साथ आप लोन की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देखिए लोन की लिंक आपको मिल जाएगी। प्लस आइकनिक कोई भी कोर्स लें, KC10 कोड का इस्तेमाल करें, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा। जो कॉस्ट आप यहाँ पर देख रहे हो वो कॉस्ट आपको देने हैं, ये वाले कॉस्ट आपको नहीं देने हैं। लाइकवाइज प्लस के लिए भी जो KC10 कोड के बाद कॉस्ट है वही आपको देने हैं। जीएस एंड ऑप्शनल कॉम्बो पैकेजेस भी हैं, उसमें भी KC10 कोड आप लगाएंगे 10% ऑफ मिलेगी। नई बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं तो यही वक्त सही है। फ्री टेस्ट सीरीज भी है और इंडिया की बेस्ट एंड बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। तो 4 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पूल है जिससे आप उसका फायदा उठा सकते हैं। तो अनअकैडमी आए, ये अनअकैडमी कॉम्बैट जरूर दें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।